छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर। नई शिक्षा नीति के तहत हम बात करेंगे आज इतिहास के मेजर विषय की। इतिहास का जो मेजर विषय है उस मेजर विषय को हम बहुत बड़े लेवल पर देखते हैं तो भारत के अंदर जो विचार हैं, आइडिया ऑफ भारत के जो विचार हैं उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें हमने पहली यूनिट कंप्लीट कर ली है, दूसरी कर ली है, तीसरी कर ली, चौथी भी यूनिट कंप्लीट कर ली है। अब हम पांचवी यूनिट की बात करेंगे। पांचवी यूनिट में बहुत सारे टॉपिक दिए हैं। उन टॉपिकों में भारतीय आर्थिक परंपराएं, ये पूरा टॉपिक है उसका। भारतीय आर्थिक विचार हैं, कृषि वन, कृषि की अवधारणा है और उद्योग, अंतर्देशीय व्यापार, वाणिज्य हैं और समुद्री व्यापार है। ये चार हमें उसमें टॉपिक मिलते हैं। तो हम बात करते हैं भारत के आर्थिक विचारों की। जब भारत में आर्थिक विचारों की बात करते हैं तो सर्वोपरि जो नाम आता है वो कौटिल्य का आता है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, इन्होंने कौटिल्य के सिद्धांत हैं जिन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। कहा जाता है इस अर्थशास्त्र में, ये अर्थशास्त्र जो वृक्ष है वो वृक्ष अर्थ से संबंधित न होकर के ये राजनीति संबंध रखती है। जब राजनीति संबंध रखती है तो उसमें अर्थ भी आती है। तो हम इसकी बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार मुख्यतः हिंदू दार्शनिकों के प्रसिद्ध लेखों और धार्मिक ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में जो भी महापुरुष हुए हैं, जो भी दार्शनिक हुए हैं, उन दार्शनिकों में हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र 321 ईसा पूर्व से 296 ईसा पूर्व के समय की बात कर रहे हैं। तो प्राचीन युग में आर्थिक परंपरा का एकमात्र पुस्तक जो थी कौटिल्य का अर्थशास्त्र थी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की अर्थशास्त्र है। यह सभी कौटिल्य दृष्टियों से एक परिपूर्ण पुस्तक है। लेकिन जैसा कि लेखक ने स्वयं कहा कि विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित सभी ग्रंथों का संग्रह मात्र एक व्यक्ति किए गए संग्रह है जिसमें विभिन्न विद्वानों के व्यक्त विचारों के अलावा कौटिल्य के अनुभव पर भी विचार हम करते हैं। कौटिल्य के विचार केवल अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं रहे, न होकर संगठित समाज की और दैनिक जीवन की बात करते हैं। कौटिल्य के विचार है राज्य की उत्पत्ति, राज्य के अंग, भौतिक धन की प्रकृति एवं उद्देश्य, कृषि का महत्व और सार्वजनिक वित्त, कीमतों का नियमन, सामाजिक सुरक्षा। ये इनके 7 सिद्धांत हैं जिसको सप्त सिद्धांति बोलते हैं। हमें इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। राज्य के लिए एक आवश्यक संस्था बताया गया है। राज्य को एक आवश्यक संस्था बताया गया है। यह प्राकृतिक होने के साथ साथ मानव निर्मित भी होती है। प्राकृतिक कैसे है कि इसके सामने आमने पड़ोस में भौगोलिक सीमाएं होती हैं, प्राकृतिक सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं के बीच में मनुष्य रहता है। जब मनुष्य रहता है तो कहा जाता है राज्य मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है। राज्य की स्थापना से पूर्व मानव जीवन शक्ति पर आधारित होता है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। मत्स्य न्याय प्रचलित था। सबल व्यक्ति निर्बल को सताते थे। समाज में जीवन रक्षा तथा सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए प्रजा ने मिलकर व्यवस्थित मनु को राजा बना दिया। उन्हें यह भी वचन दिया कि वे खाद्यान्न का 1% 6 भाग द्वारा, व्यापार का 1/10 भाग स्वर्ण कर के रूप में नियुक्त राज्य को देंगे। कहने का इनका मतलब है कि जब हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं था तो मनु की ये बात करते हैं कि मनु को हमने अपना राजा बना लिया
और मनु को राजा बनाया है तो उनसे कहा कि खाद्यान्न का 1.6 भाग चाहिए और व्यापार का 1.10वां भाग चाहिए, जो हमारे स्वर्ण कर के रूप में नियमित राज्य को देंगे। जो समाज है, जो जनता है उस समय की, वो राज्य को कुछ टैक्स पे करेगी। जब टैक्स पे करेगी तो उससे समाज की या देश की जो भी समस्या, वित्तीय समस्या हैं, उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब वित्तीय समस्या का समाधान हो जाएगा तब कुछ और सामाजिक काम भी करेंगे। कौटिल्य के अनुसार राजा का कार्य प्रजा की रक्षा करना और उसको सुखी बनाना है। कौटिल्य कहते हैं कि कैसे भी करके राजा और प्रजा दोनों का आपस में राज्य में संबंध होता है, तो जो भी राजा बना है उस राजा को पूरी तरीके से जनता की सेवा करना है और उसका हरदम प्रयास यही रहना चाहिए कि हमें अपनी जनता को सुखी और संपन्न देखना है। जब सुखी संपन्न देखा हो तो राज्य अच्छा चलेगा, और जनता दुखी होगी तो व्यवधान पैदा करेगी, आंदोलन करेगी, हुड़दंग मचाएगी, विद्रोह करेगी, और उसके बाद फिर वो राज्य एक अच्छे तरीके से नहीं चल सकता। इसलिए कहते हैं कि राज्य का मुखिया जो भी है उसका पहला कर्तव्य, पहला दायित्व, पहली जिम्मेदारी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो राज्य की प्रजा को सुखी, संपन्न, समृद्धशाली बनाना है। जबकि प्रजा का कर्तव्य राजा की आज्ञा का हरदम पालन करना है। और प्रजा का ये भी कर्तव्य होना चाहिए कि हमारा राजा जो है, हमें उसकी जो भी आज्ञा है उस आज्ञा का भली भांति हमें क्या करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जब हम उसके पालन करेंगे तो राजा हमसे खुश होगा तो हमारी जिम्मेदारी समझेगा तो हमें हर प्रकार से सुखी संपन्न रखेगा। अब राज्य के अंग कौन कौन से राज्य की उत्पत्ति हो गई। ठीक, राज्य की उत्पत्ति को एक बार और बता देता हूँ कि जो निर्बल व्यक्ति होता है, एक सबल व्यक्ति होता है। तो जो सबल व्यक्ति होता है, अपनी सत्ता कायम करने के लिए जो हमारे पड़ोस में कमजोर व्यक्ति हैं, निर्बल हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, दबे कुचले हैं, उन व्यक्तियों पे अपना अधिकार जमाएगा तो उनको पराजित करेगा। पहले से ही पराजित वो व्यक्ति हैं वो तो फिर राजा बन जाएगा और खुद एक सर्वेसर्वा मुखिया बन गया, और जो राजा होता है वो अपने राज्य का निर्माण करता है। तो हाँ, एक बात निकल के आती है, जो भी कमजोर व्यक्ति है, कमजोर व्यक्तियों पर ही राजा का अधिकार होता है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति का हमें स्पष्ट प्रमाण हमें कौटिल्य के समय देखने को मिलता है। राज्य के अंग कौन कौन से हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। इस सिद्धांत को सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। यदि एक अंग भी अंग का अभाव हो तो पूरी तरीके से राज्य नहीं हो सकता, नहीं माना जाता। वह बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करने तथा आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए असमर्थ रहता है। इसलिए राज्य की सुरक्षा के लिए मजबूत सेना, मजबूत शासक, मजबूत सेनापति, मजबूत व्यापारी, यानी सभी प्रकार की हमारे पास शक्ति है, तो जरूर ही हम एक अच्छे राज्य का निर्माण कर सकते हैं। अच्छे राज्य का निर्माण करेंगे तो हमारे देश में खुशहाली रहेगी, ठीक ठाक होगा, समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन से हैं। नंबर 1 राजा है, नंबर 2 अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है और मित्र है। इस 7 प्रकार के सिद्धांत हैं। तो इन 7 प्रकार के सिद्धांतों को हम अपने राज्य में देखते हैं। तो पहला क्या है, राजा है। राजा के बाद मंत्री आते हैं, फिर जनपद, दुर्ग, कोष और मित्र आते हैं। इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत है। भौतिक धन की प्रकृति उद्देश्य। कौटिल्य ने धन में निम्नलिखित बातों को बताया है। द्रव्य अथवा पदार्थ। द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, दोनों चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं। वित्त या जो प्राप्त किया जाता है, वित्त है, पैसा है, धन है, उसको हम प्राप्त करते हैं। सार्वजनिक या व्यक्तिगत संपत्ति होती है। ऋण तथा स्वर्ग, रजत तथा चलित धन होता है। हमारे पास सोना चांदी होता है। और अर्थ जो संचय का परिणाम है। श्री अर्थात समृद्धि या वैभव है। भोग अथवा जिसका भोग किया जा सकता है। विनिमय, साध या अंतरणीय जो झगड़े का कारण हो सकता है। इन सभी जो प्राकृतिक भौतिक चीज़ हैं
उन भौतिक चीज़ों के आधार पर ही हम राज्य का निर्माण करते हैं, राज्य की उत्पत्ति की बात बताते हैं। संक्षेप में धन में भौतिकता अथवा वास्तविकता, उपयोगिता, अंत्यकरण तथा स्वर्णदान जैसी 4 वस्तुओं का होना अति आवश्यक है। अब भौतिक धन की अपन बात करते हैं तो उसमें भौतिकता क्या है, वास्तविकता क्या है, उपयोगिता क्या है और अंतरणता क्या है और स्वर्णदान क्या है। इन 4 बातों को लेकर के हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के या फिर अर्थ से संबंधित बातें को बताते हैं। कृषि का महत्व। कौटिल्य ने पूरी आर्थिक प्रणाली में कृषि को सर्वाधिक महत्व दिया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में केवल कृषि, पशुपालन, व्यापार का महत्व ज़्यादा है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें कृषि, पशुपालन और व्यापार का महत्व सबसे ज़्यादा हमें समझ में आता है। कृषि हमारे पास है, खेती हमारे पास है, जमीन जायदाद हमारे पास है, तो पशु हमारे पास होंगे। जब पशु हमारे पास होंगे, जरूर ही हम अपना दूध, घी, दही बेचेंगे और हमारे पास खेती किसानी ज़्यादा है तो जो फसल ज़्यादा उगाएंगे हम उसका व्यापार भी करेंगे। इसलिए कृषि का महत्व बहुत ज़्यादा है। प्राचीन काल में भी ज़्यादा था, आधुनिक काल में ही, मध्यकाल में भी रहा। इस अर्थ में कौटिल्य की विचारधारा प्राकृतिकवादियों से मिलती है, प्रकृतिवादियों से मिलती है। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी कृषि व्यवसाय को अपना सकते थे। इसके द्वारा अनाज, पशु, स्वर्ण, वन, उत्पत्ति तथा बल प्राप्त होते थे। कौटिल्य ने इसे वरत कहा है। इसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार है। वरत, ठीक, कृषि, पशुपालन, व्यापार है। सार्वजनिक वित्त की बात करेंगे तो कौटिल्य का जो विचार है, सार्वजनिक वित्त का नियमन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है महत्वपूर्ण है? सार्वजनिक वित्त का जो नियम है उसको नियमन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जो सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति का सभी व्यक्ति उसका उपभोग करें, इस्तेमाल करें। राज्य की सभी क्रियाएं तथा प्रशासन वित्त पर निर्भर हो, अतः कोषागार पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर राजा हमारा मजबूत है, जरूर ही हमें अपने पूरी तरीके से उसका राज्य के वित्त पर ध्यान देना चाहिए। अगर राज्य के वित्त पर हम पूरी तरीके से ध्यान नहीं देते तो जरूर ही हमारा राज्य कमजोर हो जाएगा। अर्थ बिना सब व्यर्थ है। अगर पैसा नहीं है, धन नहीं है आपके पास, तो आपका जीवन भी अधूरा है। और इसके बाद राज्य द्वारा वन, कृषि, खाने तथा मत्स्य पालन किया जाना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं वन होना, कृषि होना और खाना होना और मछली पालन भी राज्य के लिए परम आवश्यक होना चाहिए। उद्योग व्यापार भी संचालित करना चाहिए। कौटिल्य ने समाजवादी विचारधारा का बड़ा महत्व बताया है। करों से आय प्राप्त करना, लोक कार्य करने के लिए व्यय करना। देशों के बजट को उन्होंने अच्छा बताया है और घाटे के बजट को समर्थन नहीं किया है। अगर अच्छा राजा है तो बचत है, जो बचत का जो बजट है सबसे बेस्ट लगता है, अच्छा लगता है। और जो बजट खत्म हो गया है यानी घाटा पड़ गया है तो क्या मतलब का। इसलिए कई प्रकार के टैक्स लगाने की बात करते हैं। साधारण परिस्थितियों में भी ऋण भी लिए जा सकते हैं। लोक वित्त में भी कौटिल्य केंद्रीय सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं तक ही सीमित है। अगर हम ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां कर्जा ही कर्जा हो, देश में खुशहाली नहीं है, तो कौटिल्य कहते हैं अगर जरूरत पड़े तो आपको कर्ज भी लेना चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं है तो आपको कोई कर्जा नहीं लेना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं की कर तथा व्यय संबंधी नीतियों के संबंध में उन्होंने विशेष कुछ नहीं कहा। राज्य के व्यय में निम्न व्यय पर उन्होंने बताया है कि हम किस मदों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संबंधी व्यय, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संबंधी व्यय हम अपनी सेना पर खर्च कर सकते हैं। जनपद प्रशासन संबंधी जो कार्य है उस पर खर्च कर सकते हैं। मंत्रियों के विभागों के वेतन भत्ते उस पर खर्च कर सकते हैं।
सरकारी भंडारों तथा अन्य वस्तुओं पर किया गया व्यय और राष्ट्रीय भंडार गृहों तथा गोदाम पर किया गया व्यय, फौज तथा हथियारों पर व्यय, रत्न आभूषण तथा मूल्यवान हीरो पर भी व्यय हम कर सकते हैं। ये 7 प्रकार के व्यय हैं जिन पर हम आसानी से खर्च कर सकते हैं। इन व्ययों के बाद शेष रहने वाली आय कोषागार या युद्ध पेटी में जमा की जाए। जो पैसा हमने खर्च किया है, देश की जनता पर खर्च किया है, मंत्रियों पर खर्च किया है, जनपद पे है, आर्मी एयरफोर्स पे है, भंडार गृहों पे है, रत्न आभूषण हैं, उस पर खर्च किया है, उससे जो भी आय हमारी बचती है उस आय को हमें सरकार की जो एक कोष होता है उसमें जमा करना चाहिए। इस बात को कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य ने व्यक्तिगत भूमि पर मालगुजारी की दर 1.12 भाग तथा विशेष समय 1/3 लेने का प्रयास या सुझाव दिया है कि भैया मालगुजारी है तो उस पर 1/12 ले सकते हैं, और विशेष समय है, परिस्थिति है, खराब समय है, तो हमें किसानों से 1/3 टैक्स लेना चाहिए। आगे मालगुजारी के अलावा भवन कर है, सड़क कर है, रोड टैक्स जिसको कहते हैं, टोल टैक्स, वृक्ष कर है, मोहल्ला कर का भी सुझाव दिया गया है। जो मोहल्ले होते हैं उनमें भी जो भी कोई काम हम करते हैं उसका भी टैक्स लेना चाहिए। करों के वस्तु के रूप में भी प्राप्त करने का सुझाव कौटिल्य ने दिया है कि कैसे भी कर की जो वस्तु आती हैं उन पर टैक्स लगाना बहुत जरूरी है। उनसे भी जो आय होगी उसके राज्य की उत्पत्ति और राज्य का विकास होगा, राज्य की वृद्धि होगी। इस प्रकार के करों को प्राप्त आय राज्य की कुल आय 50% थी। उस समय की बात करते हैं, राज्य की कुल 50% आय इसी से ही होती थी। कौटिल्य ने करों से प्राप्त आय की अपेक्षा सरकारी उद्योग धंधों व्यवसाय से प्राप्त लाभ को ही वाणिज्य आय मानते हैं। जो सरकारी कोष से आय प्राप्त हो रही है या फिर उद्योग धंधों से जो आय प्राप्त हो रही है वो सरकार की आय होती है। इन लोगों को रोजगार देने के साधन भी मानते हैं। और कौटिल्य के विचार आधुनिक अर्थशास्त्रियों में कीन्स के भी अधिक करीब थे। जो कीन्स अर्थशास्त्र के बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, उनके विचार आपस में मिलते हैं। इससे यह प्रतिपादित होता है कि कौटिल्य की विचारधारा स्वभाव में एकदम आधुनिक वर्तमान विचारधारा से मेल खाती है। जो वर्तमान की विचारधारा है, कौटिल्य की विचारधारा, दोनों आपस में काफ़ी हद तक मेल खाती है। यद्यपि करीब 2300 साल पहले बात की गई, कौटिल्य के समय में अच्छी बजट प्रणाली थी। कौटिल्य पर विश्वास किया जाए तो जरूर ही मौर्य काल के वित्त मंत्री, संग्रहणकर्ता उस समय मानते हैं और प्रत्येक वर्ष के आरंभ में वार्षिक आय व्यय का गणना तैयार करते थे। मौर्य वंश की हम बात करते हैं तो मौर्य वंश में वित्त पर काफ़ी ध्यान दिया गया है और साल के पहले हफ्ते में, पहले महीने में ही सारा टैक्स वो ले लेते, तब जाकर के अपने राज्य को अच्छे तरीके से संचालित कर सकते थे। इससे ये प्रकट होता है कि वर्तमान बजट प्रणाली उस समय की थी और इस समय में कोई अंतर नहीं है। साथ ही कौटिल्य लोक वित्त की प्रकृति क्षेत्र की भली भांति समझते हैं। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य के समस्त नीतियों को व्यवहारिक रूप में राजकार्य में अपनाया है। प्रत्यक्ष परोक्ष कर लगाए जाते थे। व्यवसायिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त आय सरकारी आय के महत्वपूर्ण अंग थे। जो भी हम टैक्स लगा रहे हैं उस समय प्रत्यक्ष रूप से कर या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी कर ले रहे हैं पूरी तरीके से सरकार की आय या इनकम के स्रोत थे, जरिया थे। सरकारी बीमा में मितव्यता के सिद्धांत तथा करदाताओं से कर वसूल करने में सुविधा के सिद्धांत का ध्यान रखा गया है कि भैया हमें सबसे पहले समाज पर या देश पर कम से कम खर्च करना है और हमें करदाताओं से कर वसूल करने की सुविधा के सिद्धांत का ध्यान रखा है। जो भी हमें कर देने वाले व्यक्ति हैं उनका शोषण नहीं करना है। आसानी से जो टैक्स दे, अब कि नहीं तो फिर देगा, लेकिन देगा जरूर। लेखांकन प्रणाली भी संगठित तथा विकसित की गई। उस समय जो भी आय व्यय होता था उसका लिखा पढ़ी का हिसाब भी उस समय किया जाता था। इसी के साथ साथ में कीमत पर नियंत्रण, जो भी उस समय वस्तुएं हम बेच रहे हैं उस पर नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। राज्य के वाणिज्य अधीक्षक के नेतृत्व में आवश्यकताओं के मूल्यों का नियमन किया जाता था। जो भी उस समय बाजार का नियंत्रण करने वाला अधिकारी होता था वो अधिकारी मूल्य, जो वस्तुओं का मूल्य है, आवश्यकता उन पर मूल्य
लगाता था, कीमत डिफाइन करता था, डिसाइड करता। और मूल्य नियमन का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण देने या ताकि बेईमान और चालाक व्यापारियों से उपभोक्ता की रक्षा की जा सके। भ्रष्टाचार तो उस समय भी था, आज भी है, लेकिन भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, करप्शन से बचाने के लिए उन्होंने कीमत डिसाइड की कि फलानी चीज़ जो है, शक्कर का भाव ये है, गेहूं का ये है, और गन्ने का ये है, जौ का ये है, बाजरे का ये है, दाल का ये है। सभी प्रकार के भाव उन्होंने डिसाइड किए ताकि कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी बेईमानी बिल्कुल नहीं कर सके। स्थानीय वस्तुओं की निर्धारित कीमत में 5% लाभ तथा विदेशी वस्तुओं में 10% लाभ लेने का ही आदेश व्यापारियों के लिए सुनिश्चित था। उन्होंने ये भी कहा कि भैया सार्वजनिक रूप से जो भी काम करते हैं तो 5% आप अपनी वस्तुओं पे मुनाफा ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और विदेशी वस्तुएं हैं, वहाँ से ज़्यादा टैक्स लगता है, आने जाने का खर्चा ज़्यादा होता है, तो वहाँ 10% आप उस समय टैक्स ले सकते हैं, यानी मुनाफा ले सकते हैं। और अगर इसका उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर जुर्माने की व्यवस्था की गई। अगर कोई व्यक्ति 10 की जगह 20% मुनाफा कमा रहा है तो उस व्यक्ति पर जुर्माना भी किया जाता था, अर्थदंड भी लिया जाता है। जुर्माने की राशि वस्तु के मूल्य में अधिक वृद्धि करने के अनुसार बढ़ती थी। अगर किसी व्यक्ति ने 20 रुपये का घोटाला किया है तो उसे 50 रुपये की वस्तु ले लो या 50 रुपये नगद ले लो। खासकर वस्तु के रूप में ये बात करते हैं कि इससे देश की, राज्य की आय में वृद्धि होगी। इधर एक प्रशासन ठीक है, लेकिन इधर में करप्शन न करे, इसलिए उससे क्या ले रहे हैं, जुर्माना ले रहे हैं, अर्थदंड उसके ऊपर लगा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा कैसे है? दुर्बलों की रक्षा, गरीबों के लिए धर्मांध संस्थाओं की व्यवस्था करना, आश्रय गृह की स्थापना करना जैसे कार्य कौटिल्य ने अपने द्वारा किए गए थे। कौटिल्य ने यह बताया जो भी गरीब व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, उन व्यक्तियों के लिए धर्मांध संस्थाएं भी खोली जानी चाहिए जिससे उनका उद्धार हो सके। जब उद्धार हो तो उन्होंने आश्रय गृह स्थलों की स्थापना की तो उन आश्रय स्थलों में गरीब लोग, अनाथ लोग रहने लगे, जिससे वो दर की ठोकरें न खाएं। इसलिए उनके लिए अनाथालय, वृद्धाश्रम जैसे खोले गए। और प्राचीन भारत की विचारधारा में वर्तमान कल्याणकारी आर्थिक नीतियों का काफ़ी संकेत हमें देखने को मिलता है। उस समय की व्यवस्था, इस समय की व्यवस्था लगभग समान जैसी है। अगर किसी व्यक्ति किसी बात से परेशान हैं, उस परेशानी के समाधान के लिए उस समय भी कार्य किए जाते थे, इसलिए धार्मिक संस्थाएं खोली जाती थी। और इसी के साथ साथ में वर्तमान में उन नीतियों की संकेत हमें देखने को मिलते हैं। इस दृष्टि से कौटिल्य की विचारधारा एडम स्मिथ और कीन्स की विचारधारा से मेल खाती है। आगे मुगल काल में भी इन नीतियों का समय पर अनुसरण किया गया। जाति प्रथा का विरोध, मानव बंधुत्व के विचार तथा जन्म और धन के आधार पर सामाजिक वर्गों के बीच विद्यमान अंतर का विरोध किया गया। कौटिल्य मौलिक विचारक थे। इनका कहने का मतलब यह है, कैसे भी करके उस समय की जो विचारधारा थी, जाति प्रथा का विरोध उस समय होता था, मानव के प्रति भाईचारा था, और जन्म के और धन के आधार पर समाज के वर्गों के बीच उस समय भी भेदभाव होता था, इस समय भी है। इसलिए कहा जाता है कि कौटिल्य के विचार उस समय के विचार से और वर्तमान आधुनिक विचारधारा से मेल खाते हैं। इसलिए कौटिल्य के विचारों को अनुपयोगी न मानते हुए उपयोगी मानते हैं। और मौलिक विचारधारा है कौटिल्य की। इनके बाद और भी हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से भारत में आर्थिक नियोजन के लिए कार्य जो किए गए हैं, उनमें गांधी जी की आर्थिक विचारधारा की बात करते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से विचार दिए। तो गांधी जी की विचारधारा भी अर्थ क्षेत्र में हमें बताई जाती है, इसलिए हमें गांधी जी के कुछ विचार उनको भी अपनाना पड़ेगा। छात्रों धन्यवाद। अब हम अगले भाग में लेकर के आएंगे। ऐसे हम 5 मिनट के 5 भाग बनाएंगे।
तो जिससे आपकी समझ में आसानी से आ जाए। लास्ट में यही कहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं जिससे नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।